इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रेपोनेमा की। ठीक है, ट्रेपोनेमा की सबसे मेडिकली इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज़ है वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो आइए देखते हैं इसके सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये एक तरह का थिन, लॉन्ग और इसकी लंबाई 6 से 14 माइक्रोन तथा इसकी चौड़ाई जो होती है 0.0 माइक्रोन तक की होती है और ये स्पाइरल फैशन में पाया जाता है। स्प्रिंग के समान पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जिसके पूरी बॉडी में तकरीबन 6 से 14 हमको कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटाइल नेचर का होता है जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट भी दिखाई देती है। इसकी मोटिलिटी जो होती है वो कॉर्क स्क्रू टाइप की मोटिलिटी होती है। इसको हम इस ट्रेपोनेमा पैलिडम को हम सामान्य रूप से लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की अति आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इस ट्रेपोनेमा पैलिडम को हम सामान्य आर्टिफिशियल कल्चर में जो है ग्रोथ नहीं करा सकते हैं। इसको ग्रोथ कराने के लिए हमको जो है नील्सन मेंटेनेंस मीडिया की आवश्यकता होती है जिसमें रेबिट के टेस्टिकल मौजूद होते हैं। आइए अब देखते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। ये ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जो बैक्टीरिया है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सिर्फ जो है मनुष्यों को ही प्रभावित करती है और इसका ट्रांसमिशन जो है बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स और कंजेनाइटली यानी कि गर्भवती माँ से उसके शिशु में तथा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा होता है। इस सिफिलिस को अध्ययन करने के लिए हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है एक्वायर्ड सिफिलिस और दूसरा है कंजेनाइटल सिफिलिस। आइए देखते हैं कि एक्वायर्ड सिफिलिस में क्या क्या होता है। एक्वायर्ड सिफिलिस के अंतर्गत जो है जब ये बैक्टीरिया आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जेनाइटल ऑर्गन में एंट्री करता है तब जेनाइटल ऑर्गन की म्यूकस मेम्ब्रेन में ये एंट्री करने के बाद मल्टीप्लाई होता है। इस डिज़ीज़ की जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 से 4 सप्ताह, यानी कि ट्रांसमिशन के दौरान एंट्री करने के 2 से 4 सप्ताह के बाद जो है पहला लक्षण उभर कर आता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है लिम्फेटिक्स में जाकर लिम्फ नोड को प्रभावित करता है। लिम्फेटिक्स और लिम्फ से ब्लड तक पहुंच जाता है और पूरे सारे शरीर में फैल जाता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं: प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लेटेंट स्टेज और टर्सरी स्टेज। तो देखते हैं पहले प्राइमरी स्टेज। जब व्यक्ति का जो पहला सिम्टम्स आता है उसको हम जो है प्राइमरी स्टेज कहते हैं। प्राइमरी स्टेज में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उस संक्रमित व्यक्ति के जेनाइटल एरिया में डल फ्लैट एक अल्सर हो जाता है जिसको हम चांसर के नाम से जानते हैं। ये चांसर कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है। ये चांसर मेनली जो है जेनाइटल ऑर्गन में ही होता है, लेकिन कभी कभी माउथ, लिप्स, चिक्स, निप्पल और रेयरली फिंगर्स में होता है। प्राइमरी स्टेज को पार करने के बाद दूसरी स्टेज आती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में हम देखते हैं कि उस संक्रमित व्यक्ति के सारे शरीर में ये बैक्टीरिया फैल जाता है और उसके शरीर के मुख्यतः ट्रंक और अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में स्किन रैशेस हो जाते हैं, यानी कि त्वचा में चकत्ते पड़ जाते हैं और त्वचा में वार्ट लाइक कोंडाइलोमाटा हो जाता है, यानी कि उसमें हमको मत्स्य जैसी संरचना उसके शरीर में दिखाई देने लगती है। उसके शरीर के जो लिम्फ नोड हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और ये इन्फेक्शन ना सिर्फ लिम्फेटिक्स को बल्कि आई को, आँख को, जॉइंट को, बोन को और साथ ही साथ मेनिंजेस को भी प्रभावित कर देती है। सेकेंडरी स्टेज के बाद बारी आती है लेटेंट स्टेज की। इस स्टेज में जो है सेकेंडरी स्टेज के जितने भी सिम्टम्स हैं उसके डिसअपीयर होने के बाद, चले जाने के बाद जो है ये स्टेज आता है। इस स्टेज के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बीमारी में जो 30% व्यक्ति हैं, जो बीमार 30% व्यक्ति हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 30% व्यक्ति हैं उनमें ये बीमारी लगातार रहती है लेकिन वो किसी भी सिम्टम्स से ग्रसित नहीं रहते हैं, यानी कि विदाउट सिम्टम्स वो जो है
क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। लेकिन 40% बीमार व्यक्तियों में वो व्यक्ति लेटेंट स्टेज के बाद टर्सरी स्टेज में चढ़े जाते हैं। अब देखते हैं टर्सरी स्टेज में होता क्या है। टर्सरी स्टेज में जो है ये बैक्टीरिया जो है शरीर के बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। शरीर के त्वचा में हमारे नोड्यूल प्रोड्यूस करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन, टंग, टेस्टिस, लीवर, मायोकार्डियम और यहाँ तक कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इस तरह से इंटरनल और वाइटल ऑर्गन को प्रभावित करने के बाद हो सकता है कि टर्सरी स्टेज में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। दूसरे प्रकार का जो सिफिलिस है वो है कंजेनाइटल सिफिलिस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कंजेनाइटली जो है किसी गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे में फैलता है। जब गर्भवती माँ जो है प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज में रहती है, प्राइमरी स्टेज में या सेकेंडरी स्टेज से ग्रसित रहती है, तब जो है ये बैक्टीरिया गर्भवती माँ के प्लासेंटा से होते हुए उसके बच्चे तक पहुँच जाता है और उस बच्चे में भी सिफिलिस प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण उसको मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद देखते हैं हम लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें हमको न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट बढ़ी हुई मात्रा में दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो है हम बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें हमको स्पेसिमेन के रूप में चांसर से, कोंडाइलोमाटा से जो कुछ भी मिलता है, यानी कि जो कुछ स्राव हमको मिलता है उसको स्पेसिमेन के रूप में कलेक्ट करके जब हम उसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब वो बैक्टीरिया हमको स्पाइरल के रूप में जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा हम टिश्यू बायोप्सी भी करके उस बैक्टीरिया के होने की पुष्टि कर सकते हैं। टेस्ट के रूप में कुछ फ्लोक्यूलेशन टेस्ट के रूप में हम VDRL यानी कि वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी, RPR यानी कि रैपिड प्लाज्मा रिएजिन नामक टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक टेस्ट इसका होता है काहन टेस्ट। इसके ट्रीटमेंट में हम बेंजाथिन, बेंजाइल पेनिसिलिन की सिंगल डोज देते हैं और साथ ही डॉक्सीसाइक्लिन ट्राइस ए डे फॉर 15 डेज़ यानी डॉक्सीसाइक्लिन जो है दिन में 3 बार देते हैं 15 दिनों के लिए। ये तो बात हुई प्राइमरी, सेकेंडरी और लेटेंट स्टेज के बारे में। अगर सिफिलिस जो है टर्सरी स्टेज में पहुंच गया है तब हम बेंजाथिन, बेंजाइल पेनिसिलिन की 3 डोज जो है 3 वीक के लिए देते हैं। आइए अब देखते हैं इसके नोट्स के बारे में।